नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की देखो 14 मई 2026 है। और आप बताइए तैयारी कैसे चल रही है आपकी। रिवीजन वगैरह समय पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया है फ्री फॉल में। तैयारी को देखो कंट्रोल करके रखना है अपने को। और आज इश्यूज की बात करें, आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कौन सा, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। 5 प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं सी राजा मोहन के द्वारा। 5 प्रिंसिपल्स उनके द्वारा बताए जाते हैं जो इंडिया को ध्यान में रखने की आवश्यकता है फॉरेन पॉलिसी में। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे रूरल डेवलपमेंट से संबंधित। गांधी जी का फेमस कोट, असली जो भारत है गांव में बसता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की बात कही गई है। और तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नीट कंट्रोवर्सी से संबंधित। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी से संबंधित सी राजा मोहन का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से। और आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ ना प्रिंसिपल्स बताते हैं सी राजा मोहन इस आर्टिकल में, जो इंडिया को ना अपनी फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। किस कंटेक्स्ट में वो बताते हैं। देखो आपको पता है आज का जो वर्ल्ड है ना, काफी ज्यादा अनस्टेबल वर्ल्ड है। अभी ईरान और यूएसए के बीच में काफी इंटेंस वार देखने को मिला। अभी तो फिलहाल के लिए सीज फायर है, लेकिन कब वो सीज फायर खत्म हो जाए, कब एकदम से फिर से इनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब देखो यूएस ने ईरान के ऊपर वार स्टार्ट किया ना, तो ईरान ने उस युद्ध के लपेटे में अपने ज्यादातर पड़ोसी देशों को ले लिया, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, उनको भी लपेटे में ले लिया, उन पे भी मिसाइल्स दागी। यानी जो वार है काफी फैल गया और वो ईरान तक सीमित नहीं रहा। और अब एक नया घटनाक्रम हुआ। ट्रंप जो हमेशा देखो चाइना को गरियाते रहते थे, चाइना का क्रिटिसिज्म करते थे, दूसरे देशों को बोलते थे कि आप चाइना के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हो, वो ट्रंप खुद चाइना की यात्रा पर चले गए, चाइना से बात करने के लिए, चाइना के राष्ट्रपति से बात करने के लिए। और मुलाकात के बाद में उन्होंने बढ़िया मीठी मीठी बातें बोली कि हाँ कोऑपरेशन का स्कोप है दोनों पावर्स के बीच में। देखो एक चीज आपको बोलूं, पीएसआईआर में ना एक थ्योरी होती है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पावर ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि जब एक सुपर पावर दूसरी सुपर पावर को रिप्लेस करने की हालत में आता है ना, तो कन्फ्लिक्ट होता ही होता है, ना सिर्फ 2 देशों के बीच में बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी। अब देखो यूएसए सुपर पावर है और चाइना उसको रिप्लेस करने की सिचुएशन में आ गया है, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। एक मुलाकात से, राष्ट्रपति ट्रंप और सी जिनपिंग की एक मुलाकात से सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, कन्फ्लिक्ट तो होगा। लेकिन हां फिलहाल के लिए कन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन दोनों एक साथ चलेंगे यूएस चाइना के बीच में। मतलब समझ गए, एंगेजमेंट की जो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ट्रंप और सी जिनपिंग की मुलाकात से थोड़ी टर्म्स चेंज हो जाएंगी, थोड़ी टर्म अच्छी होंगी। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, कुछ एक्सपर्ट्स बोल देते थे कि चाइना से निपटने के लिए हमें यूएस का साथ लेना चाहिए। वो यूएस जो खुद चाइना के साथ में एंगेजमेंट कर रहा है अपना नेशनल इंटरेस्ट देखने के लिए। भाई कोई किसी का सगा नहीं होता, किसी ग्रुप में शामिल होने की हमें आवश्यकता नहीं है। मतलब इंडिया अगर यूएस के ग्रुप में शामिल हो जाता तो चाइना हमें क्या बोलता, भाई तुम्हारे ग्रुप का सरदार तो हमारे यहां पे रोटी खाता है। तो इंडिया की क्या सिचुएशन हो जाती। इसलिए किसी ग्रुप में शामिल होने की जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट्स हैं मेनली वो बोलते हैं। और अभी क्या हुआ इस अनसर्टेन वर्ल्ड में ना, प्रधानमंत्री मोदी जो यूरोप की यात्रा पर जा रहे थे, वो रास्ते में ना यूएई में रुके। यूएई में वो रुके, थोड़े समय के लिए रुके, लेकिन वो जो स्टॉप था यूएई में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था। क्यों सिग्निफिकेंट था मैं आपको बताता हूं। 5 प्रिंसिपल्स कौन से बताते हैं सी राजा मोहन, जो हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। रेसिप्रोसिटी, डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन और डोमेस्टिक रिन्यूअल, ये 5 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब देखो यूएई ने ना हमारा काफी साथ दिया है बहुत सारे मुद्दों पर। टेररिज्म के मुद्दे पर इंडिया का साथ दिया है, कश्मीर के मुद्दे पर यूएई ने हमारा साथ दिया है। आज यूएई को हमारी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ना यूएई की सिक्योरिटी पे खतरा है ईरान की वजह से। आपने देखा कि ईरान ने कितनी ज्यादा मिसाइल फोड़ी यूएई के ऊपर, समझ गए। तो प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ यूरोप जाते समय सिर्फ थोड़े समय के लिए भी स्टॉप लेना यूएई में फॉरेन पॉलिसी में काफी मायने रखता है।
इंडिया ने एक प्रकार से दिखाने की कोशिश की है यूएई को कि भाई हम तुम्हारे साथ में हैं। तो ये रेसिप्रोसिटी है, मतलब यूएई ने हमारा साथ दिया, बदले में हम जो हैं वो यूएई के साथ में एकजुटता शो कर रहे हैं। समझे? यहां पे देखो, यूएई जो है कश्मीर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुद्दे पे हमेशा इंडिया का सपोर्टर रहा है। और आपको पता है यूएई में कितना स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा इंडिया का रहता है, काम करता है। दुबई यूएई की एक सिटी आपको गल्फ सिटी लगेगी नहीं, आपको लगेगा कि इंडिया की कोई दूसरी सिटी है दुबई। इतने ज्यादा वहां पे भारतीय हैं, भारतीय कल्चर की छाप है दुबई में। फिर राइटर बोलते हैं कि यूएई और इंडिया की जो रिलेशनशिप है ना, अब सिर्फ तेल पे डिपेंडेंट नहीं है। पहले तो सिर्फ हाँ इंडियन डायस्पोरा वहां पे काम करता है, हम उनसे तेल परचेज करते हैं, नहीं। अब देखो यूएई जबरदस्त ढंग से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, मेजर इन्वेस्टर है यूएई अब इंडिया में। इसके अलावा हम कोऑपरेशन करते हैं अब सिक्योरिटी में भी। जैसे सिक्योरिटी कोऑपरेशन, अभी प्रधानमंत्री मोदी रुके होंगे तो उन्होंने जाहिर तौर पे यही बोला होगा यूएई के किंग को कि भाई हम सिक्योरिटी में कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, न्यू टेक्नोलॉजीज, इन सब मैटर्स में इंडिया अब यूएई के साथ में कोऑपरेट कर रहा है। समझ गए? तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का रुकना, चाहे वो बहुत कम समय के लिए हो, वो मायने रखता है। इंडिया ने रेसिप्रोसिटी शो की है और बहुत अच्छी बात है। अब प्रिंसिपल सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन देखो, कोर आइडिया ये है जो पुरानी पार्टनरशिप्स है ना उनको प्रोटेक्ट करो, लेकिन नई जो पार्टनरशिप्स है ना उनको एक्सप्लोर करो। जैसे यूरोप है, यूरोप पे ना इंडिया ने काफी समय से ना ध्यान नहीं दिया था। इवन कोल्ड वार के दौरान ना हमारी दोस्ती यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के साथ में अच्छी थी, तो हम ना यूरोप के देशों को यूएसएसआर के चश्मे से देखते थे। क्या मतलब है इस चीज का? क्योंकि यूएसएसआर हमारा दोस्त था, तो यूएसएसआर के जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ में दोस्ती अच्छी, हम उनके साथ अच्छी कर लेते। जिनके साथ में यूएसएसआर की दोस्ती खराब, हम कहते थे तुम हमारा भी दुश्मन है। समझ गए? यानी यूरोप को पहले इंडिया सोवियत यूनियन के चश्मे से देखता था, बट अब इंडिया को एहसास हुआ कि भाई यूरोप तो बहुत काम का कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया को अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट चाहिए, और यूरोप एक अच्छी मार्केट है, पैसा खर्च करता है। हमें हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। यूरोप के पास में कैपिटल है, यूरोप हमें वो पैसा दे सकता है। फिर यूरोप के पास में एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, खास करके ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित। वो क्लाइमेट चेंज को लेके काफी संजीदा हैं। वहां पे क्लाइमेट चेंज को लेके प्रोटेस्ट होते हैं। हमारे यहाँ पे जो लोग रैली में जाते हैं उन्हें यही नहीं पता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में गए हैं, वो 500 रुपए देके रैली में बुलाते हैं। आपको भी पता है, देखा ही होगा आपने। समझ गए? तो क्लाइमेट चेंज को लेके यूरोप काफी सीरियस है। हमने देखो यूरोपियन यूनियन और ये जो EFTA है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन वाला जो एग्रीमेंट है, वो भी साइन किया। मतलब हमने यूरोप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि वहां पे हम व्यापार जो है वो मजबूत कर सकें। समझ गए? तो प्रधानमंत्री मोदी अब यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं ना। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, नॉर्डिक कंट्रीज का समिट होगा ओस्लो में, वहां पर भी जाएंगे। तो एक बड़ी यात्रा है यूरोप को इंपॉर्टेंस देते हुए। अब तीसरा प्रिंसिपल जो हमें हमारे फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है वो है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी प्राग्मेटिज्म। देखो, यूएस, यूरोप, रशिया, चाइना सभी अपने रिलेशंस को ना बदल रहे हैं, रिकॉन्फिगर कर रहे हैं। जैसे यूएस रशिया के बीच में रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, यूएस चाइना के बीच में रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। तो भाई जब सारे बड़े बड़े पावर्स अपने रिलेशंस चेंज कर रहे हैं तो हमें किसी आइडियोलॉजी से बंध के रहने की आवश्यकता नहीं है। समझे? वैसे देखो, इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, और कुछ एक्सपर्ट्स बोल देते हैं ब्रिक्स जो है वो तो एंटी वेस्ट है। काहे का एंटी वेस्ट भाई? ब्रिक्स के अंदर ही हमारे डिफरेंस है चाइना के साथ में। तो हम इस बात को नहीं मानते कि ब्रिक्स जो है वो एंटी वेस्ट है। इंडिया क्वाड का भी पार्ट है। क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। कुछ लोग तो ये बोल देते हैं कि क्वाड भी एंटी चाइना है। काहे का एंटी चाइना? ब्रिक्स जो क्वाड जो है, क्या वो एक मिलिट्री अलायंस है? नहीं। इंडिया सख्त खिलाफ है इस चीज के कि क्वाड जो है वो एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है, हमें देखो कॉम्प्लेक्स फील करने की आवश्यकता नहीं है कि हम ब्रिक्स का पार्ट हैं या फिर क्वाड का पार्ट हैं। नहीं, इंडिया किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। इंडिया के लिए एक चीज मैटर करती है, नेशनल इंटरेस्ट। जब देखो भाई ये बड़े बड़े देश किसी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे हैं, ये कोई इनमें अंदर मतलब भावना नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कल को जिसको गाली दे रहे थे आज उसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, फिर इंडिया काहे भाई किसी आइडियोलॉजी को माने? समझे? तो दोनों जो प्लेटफॉर्म है, ब्रिक्स है, क्वाड है, दोनों जो है कोऑपरेशन के लिए हैं और ये आइडियोलॉजिकल वार ब्लॉक नहीं है। इंडिया को यूज करना चाहिए इन दोनों ब्लॉक्स को, ना कि देखो किसी ब्लॉक को इग्नोर करना चाहिए किसी के दबाव में आके। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका तो डॉक्ट्रिन कहता ही ये है मल्टी अलाइनमेंट, कि हम किसी एक ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, हम सभी देशों के साथ में अलाइनमेंट रखेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। तो ये जो डॉक्ट्रिन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? फिर नेक्स्ट है अफ्रीका। भाई अफ्रीका आज के समय में ना बहुत काम का कॉन्टिनेंट है। वो अफ्रीका जिसे पहले इग्नोर कर दिया जाता था कि गरीबों का कॉन्टिनेंट है, कुछ नहीं है वहां पे, कू होता रहता है, इंस्टेबिलिटी है, सिविल वार चलता रहता है, नहीं। लेकिन आज के समय में अफ्रीका जो है ना वो एक उम्मीद है। अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ यूथ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसकी आवश्यकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स, वो सब, मतलब समझे, अफ्रीका आज के समय में बहुत काम का कॉन्टिनेंट है। और वहाँ पे तो देखो चाइना, यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन सभी अफ्रीका में लड़ रहे हैं अपनी डोमिनेंस के लिए, अफ्रीका को सीधा सीधा बोलूँ तो लूटने के लिए लड़ रहे हैं, आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इंडिया पीछे नहीं रह सकता। देखो अफ्रीका और इंडिया के बीच में तो काफी सिमिलरिटीज हैं, दोनों को गुलाम बनाया गया था, लेकिन देखो वो बात बहुत पुरानी हो गई। अब सिर्फ दोनों को गुलाम बनाया गया था, रूट सेम है, दोनों ने सेम चीजें झेली हैं। अब वो बात बोल के ना आप अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं बना सकते। अफ्रीकन समिट अभी होगा थोड़े समय बाद, तो आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने हैं ना, तो फिर देखो सिर्फ उस गुडविल से काम नहीं चलेगा, डिलीवर करना पड़ेगा अगर अच्छे रिलेशंस बनाने हैं तो। जैसे इंडिया ने ना अफ्रीका के साथ में वादा किया कि भाई हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके वहां पे डेवलप कर देंगे, लेकिन इंडिया की जो डिलीवरी है बहुत स्लो है, जबकि चाइना जो है बहुत फास्ट डिलीवर करता है। तो इसलिए ना अफ्रीकन कंट्रीज कई बार इंडिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि इंडिया दावे तो बड़े बड़े कर देता है, लेकिन देखो इंडिया ना डिलीवर नहीं करता। तो इंडिया को ना अपनी जो डिलीवरी है, अपना जो प्रोमिस है, वो जल्द से जल्द फुलफिल करने होंगे अगर अफ्रीकन कंट्रीज का ट्रस्ट हासिल करना है तो। अब पांचवा प्रिंसिपल, डोमेस्टिक रिन्यूअल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राइटर बोलते हैं भाई वो चार प्रिंसिपल्स तभी एप्लीकेबल हैं जब इंडिया ना अंदर से स्ट्रोंग है। अगर इंडिया की इकोनॉमी वीक हो गई, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं कर सका, अपनी ग्रोथ रेट पे फोकस नहीं कर सका, तो सब धरा का धरा रह जाएगा, इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है, समझे? तो इसलिए डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, ताकि ना हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स रिफॉर्म ना रोकें, स्टेटस को ना हो, बहुत करप्शन है, इन सब चीजों को देखो दूर करने की आवश्यकता है अगर इंडिया को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना है तो। डेली कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं, बड़ा यार दुख होता है मुझे तो। मध्य प्रदेश में 50 आईएएस ऑफिसर्स ने मिलके जमीन गबन कर ली। आज इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज पे मैं देख रहा था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ पैसा एलोकेट किया गया, उसमें से कुछ तो एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज हुआ, बाकी ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी फैसिलिटीज डेवलप कर ली। समझ रहे हो, हर चीज में करप्शन है, देश के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, यही तो दिक्कत है हर चीज में। नीट पिछली बार देखो, चलो नीट का तो हम मुद्दा डिस्कस करेंगे ही, आप ये समझ गए ना। राइटर का लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने देश को ना डेवलप करना होगा, तभी वर्ल्ड में वैल्यू है। अगर हमारे इकोनॉमी ठंडी पड़ गई, ग्रोथ रेट ठंडी पड़ गई, तो कोई इंडिया को नहीं पूछने वाला है, ये कड़वी सच्चाई है, समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, सी राजा मोहन का अच्छा आर्टिकल था, और ये मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा था फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। तो आज का जो आर्टिकल है इससे आपको काफी पॉइंट्स मिलते हैं ये पुराने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। मेंस 2023 में पूछा था एक्सप्लेन मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी, वहां पे आज के आर्टिकल्स के पॉइंट यूज हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, समझ गए? अब आगे चलते हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स याद है ना? कमेंट बॉक्स में लिखिए 5 प्रिंसिपल्स, बताइए
कमेंट बॉक्स में आपने लिख दिए तो मतलब याद हो गए, जल्दी से लिखिए। अब हम आगे चलते हैं, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित आर्टिकल है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, असली भारत कहां पे बसता है? गांधी जी ने बोला था असली भारत गांव में बसता है। देश को डेवलप करना है तो क्या बिना गांव को डेवलप करे आप देश को डेवलप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, गांव पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये क्या है? यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इस एजेंसी का काम है कि डेवलपिंग नेशंस में गरीबी खत्म करना और भुखमरी को खत्म करना। प्रीलिम के लिए ये याद रखना कि वर्ल्ड बैंक से एफिलेटेड नहीं है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब जो ये फंड है ना IFAD, ये देखो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलके गरीबी खत्म करने के लिए ना स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम बनाता है, जैसे कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। ये इंडिया के लिए भी इन्होंने बनाया है, इंडिया के साथ मिलके, ताकि इंडिया से कैसे गरीबी को खत्म किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये 7-8 साल का ना मीडियम टू लॉन्ग टर्म रोड मैप है जो IFAD के द्वारा एक देश के अंदर डेवलप किया जाता है। समझ गए? तो ये 2026 से 2033 के बीच तक इंडिया के लिए साइन किया गया, मतलब तैयार किया गया। इंडिया और IFAD दोनों ने मिलकर तैयार किया। सबसे पहले रूरल इकोनॉमी है क्या? देखो, जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ फार्मिंग नहीं आता, उसके अंदर देखो पशुपालन, उसी के अंदर एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। फिशरीज आ जाता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है, कॉटेज इंडस्ट्री जो गांव में चलती है, वो सब आ जाता है रूरल इकोनॉमी के अंदर। तो जब हम रूरल इकोनॉमी को इंप्रूव करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये सब हमें इंप्रूव करना है, ना कि सिर्फ फार्मिंग। अब 3 पिलर्स हैं। ये जो प्रोग्राम तैयार किया गया है ना IFAD ने सरकार के साथ मिलके 2026 से 2033, 3 की पिलर्स हैं। सबसे पहले सोशल, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रिजिलियंस। जो रूरल कम्युनिटीज है ना भाई, उनको ना आप कैपेबल बनाओ ताकि वो ना गरीबी, डिजीज, क्लाइमेट चेंज, इन सब के इंपैक्ट को झेल सकें। कैसे बनाएंगे कैपेबल, वो पॉइंट्स आगे आएंगे। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस। ग्रास रूट संस्थान जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, पंचायत हैं, Tier 3 बॉडीज हैं, इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? काफी सारे किसान मिल के काम करते हैं। अब एक किसान लेने के लिए जाएगा बीज, उसको महंगा मिलेगा। मान लो 100 किसान एक साथ बीज लेने के लिए जाएं तो बार्गेनिंग बढ़ती है, बीज सस्ते मिल जाते हैं। तो ये फायदा होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। फिर नेक्स्ट है साउथ साउथ कोऑपरेशन। देखो, इंडिया में ना बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हमने बढ़िया काम किया है। तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ना इंडिया से ये चीजें सीख सकती हैं। तो मतलब इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी अगर इंडिया ये चीज डेवलपिंग कंट्रीज को, गरीब देशों को सिखाता है तो। अब ये कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही लगा दिया। हाँ, देखो इंडिया की रूरल इकोनॉमी में चैलेंजेस क्या हैं वो आप समझिए पहले। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। अब गांव में देखो जो किसान है ना, ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास में 2 से कम हेक्टेयर जमीन है। अब इतनी छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े हैं, यहां पे देखो ना तो बड़ी मशीनें यूज हो सकती, ना खेती की बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज हो सकती। इसलिए ना फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना बहुत डिफिकल्ट है, ये पहला चैलेंज है। फिर दूसरा चैलेंज क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझते हो? जैसे देखो एक खेत में ना 3 किसान काम कर रहे हैं, पैदावार हो रही है 1 क्विंटल, लेकिन 5 किसान भी उसमें लग जाए ना, मतलब 2 एक्स्ट्रा किसान भी लग जाए ना, तो जो पैदावार बढ़ेगी उस पर ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी। तो मतलब एक्स्ट्रा लोग आप लगा रहे हो ना काम में, तो प्रोडक्टिविटी नहीं, पैदावार नहीं बढ़ रही है, आउटकम नहीं बढ़ रही है, ये होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब खेती में 2 लोगों से काम चल सकता है, उसी खेती में एक घर से ना 5 लोग लगे हुए हैं, 6 लोग लगे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत ही नहीं है, फिर भी वो खेती में बस लगे हुए हैं। वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि वो हट भी जाएं, दूसरा भी काम कर लें, तो भी खेती की पैदावार ऐसी नहीं है, कम हो जाएगी। समझ गए? ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जो काफी ज्यादा है गांव में। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। देखो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये कंफर्म करता है
क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है ना वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, बहुत ज्यादा ड्रोट्स फेस करता है, बिहार एनुअल फ्लड्स फेस करता है, समझ रहे हो, दोनों जगह जो है वो लाइवलीहुड का नुकसान होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वीक मार्केट एक्सेस एंड डेट ट्रैप। देखो गांव में ना अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है, लोन नहीं मिलता बिल्कुल किसानों को, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था नहीं है, अपनी फसल को वो ना स्टोर करके नहीं रख सकते, मजबूरी में उनकी फसल खराब हो जाती है, उनको उनकी फसल जो है औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है, तो ये सब नुकसान होता है। लोन नहीं मिलता तो वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, लोकल मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता है। ये इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट भी मैंने बता दिया। मार्केट तक फसल ले जाने में दिक्कत होती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट डेफिसिट। स्कूल काफ़ी ख़राब सिचुएशन में है, हॉस्पिटल्स बहुत पुअर सिचुएशन में है, डॉक्टर्स नहीं है, तो ह्यूमन कैपिटल भी वहाँ पे अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, फुल पोटेंशियल अपना अचीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लॉस ही होता है देश को। तो कि हमारे देश के पास में युवा लोग हैं लेकिन उनको हम सिखा नहीं पा रहे हैं, उनकी हेल्थ का हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं ताकि वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, ये हमारी दिक्कत है, समझ गए। अब जो ये प्रोग्राम तैयार किया गया है ना, अब इसमें क्या चीजें सोची गई हैं रूरल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले इकोनॉमिक, जैसे देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, कि हाँ भाई खुद को जिंदा रखने के लिए जो फार्मिंग होती है कि हम ही इस खेती से अपने लिए अनाज उगा रहे हैं और खुद ही यूज कर लेंगे ज्यादातर अनाज, तो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, समझ गए। तो ये प्रोग्राम कहता है कि हम ना मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। किसान अपने लिए तो मार्केट से सस्ता भी खरीद के खा लेगा, लेकिन किसान जब ऐसी चीज उगाएगा जिसे मार्केट में अच्छे दामों पर बेच के, तो उसे इनकम भी होगी, उसका घर का खर्चा भी चलेगा, समझ गए। तो और किसान जो फसल उगा रहा है उसका थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके अगर मार्केट में बेचा जाता है तो किसान को ज्यादा फायदा होगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, दूध डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं तो शायद उतना फायदा ना हो, लेकिन दूध के प्रोडक्ट बेच के, पनीर बेच के, घी बेच के, उनसे बल्कि किसान ज्यादा कमा सकता है। तो वैल्यू एडिशन सिखाया जाएगा किसानों को, और मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना सिखाया जाएगा, प्रोड्यूस करना सिखाया जाएगा। दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो किसको पावर देते हैं, वो देखो महिलाओं को फाइनेंशियल पावर देते हैं। 10 महिलाएं ग्रुप बनाती हैं, पैसा जोड़ती हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे महिलाओं को लोन मिल जाता है, वो बिजनेस कर सकती हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की पावर है, इससे महिलाओं को पावर मिलती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिलती है घर के अंदर। फिर है इन्वायरमेंटल डायमेंशन। ये प्रोग्राम जो है कहता है हम ना क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, ऐसे बीज डेवलप करेंगे कि जो ना सूखे को निपट सकें, मतलब अलग अलग क्लाइमेट चेंज के कारण जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है ना उसको झेल सकें, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे किसानों के लिए। फोकस होगा किस पे, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर पे, कि क्लाइमेट का नेगेटिव इंपैक्ट कम से कम पड़े एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। फिर स्ट्रेटेजिक डायमेंशन तो सीधी है कि इंडिया अपने बेस्ट जो मॉडल्स हैं उनको शेयर करेगा किसके साथ में, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में, तो इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, इंडिया विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। फिर फाइनेंशियल, एक पॉइंट था ना कि किसानों को लोन नहीं मिल पाता, मजबूरी में मनी लेंडर्स के पास में जाना पड़ता है, तो ये जो पॉइंट है कहता है IF जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था ना, वो नाबार्ड के थ्रू व्यवस्था करेगा कि किसानों को ना बैंकों से लोन अवेलेबल हो, समझ गए। तो नाबार्ड को फाइनेंस करेगा वो फंड, और नाबार्ड फिर फर्दर रूरल एरियाज में काम करने वाले बैंक्स को फाइनेंस करेंगे ताकि मनी लेंडर्स के पास में ना जाना पड़े। फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये पंचायत हैं, उनको लीगल, फाइनेंशियल और मार्केट पावर देने की बात कही जाती है इस डायमेंशन में। उनको मजबूत बनाओ ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो हमारे देश में, ग्रास रूट लेवल तक पावर पहुंचे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब AI की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूरल डेवलपमेंट में कैसे योगदान दे सकता है। जैसे है प्रिसीजन फार्मिंग। अब मान लो खेतों में ना AI सेंसर्स लगे हैं, वो एग्जैक्टली बता देंगे कितनी मात्रा में सोइल को फर्टिलाइजर चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना मॉइस्चर चाहिए, वो सब कुछ बता देंगे
एआई सेंसर्स, तो पहला फायदा यहां पे हो सकता है। दूसरा फायदा वेदर फोरकास्टिंग, जो एआई है वो डायरेक्टली ड्रोट फ्लड एडवांस में बता देगा, किसान पहले से तैयार हो सकते हैं, क्रॉप प्लानिंग जो है वो पहले से करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है एआई क्रेडिट स्कोरिंग। अब देखो सैटेलाइट से ऊपर तस्वीर ली जाएगी खेत की, एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि किसान ने क्या उगा के रखा है, बैंकों के पास में वो फोटो आ गई तो बैंक उसी के आधार पे फिर लोन दे सकते हैं किसानों को, तो एआई क्रेडिट स्कोरिंग में भी हेल्प करेगा। फिर है मार्केट लिंकेज, एआई जो एप्स हैं फार्मर्स को अलर्ट करेंगे कि भाई देखो दिल्ली में आपकी टमाटर की फसल के ज्यादा दाम मिल रहे हैं, दिल्ली में जाके बेचो, तो किसानों को पता लग गया तो वो दिल्ली में जाके बेचेंगे, तो प्राइस अलर्ट दे सकता है एआई। नेक्स्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात मैंने बोली थी ना गांव में, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये थोड़ा कमजोर रह जाता है गांव में, तो एआई की सहायता से ना एजुकेशन बढ़िया ढंग से प्रोवाइड की जा सकती है गांव में। टेलीमेडिसिन, फोन पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू डायरेक्ट गांव वाले जो लोग हैं डायरेक्ट डॉक्टर से बात करें, अपना हेल्थ इंश्योर करें, ये चीजें, ये सारी चीजें अब एआई की सहायता से ना बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती हैं गांव में। समझ गए? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रूरल डेवलपमेंट में मदद कर सकता है वो पॉइंट है। अब ये सारी स्कीम्स देखो आपको पता होनी चाहिए जो मेंस आंसर राइटिंग में यूज हो सकती हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डीडीयू जीकेवाई, कौशल विकास योजना है ना ये तो, हाँ कौशल जो भी है देख लीजिए। सारी की सारी जो स्कीम्स है ना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, पक्का घर सभी रूरल लोगों के लिए, ये प्रधानमंत्री किसान योजना 6,000 रुपये मिलते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस के लिए है, ई नैम डिजिटल मार्केट के लिए है। तो ये सारी स्कीम्स आप यूज जरूर कीजिए जो रूरल डेवलपमेंट के लिए है। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। ये प्री का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये पुराने क्वेश्चंस यूपीएससी ने जो पूछे हैं जहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट यूज हो सकते हैं। ये देखो, कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब नीट क्राइसिस के बारे में हम चलते हैं। देखो पहले ना हर एक जो राज्य था अपना ना मेडिकल कॉलेज के लिए जो एग्जाम है ना वो अलग से कंडक्ट करवाता था। स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती थी कि 10-15 फॉर्म उन्हें भरने पड़ते थे, काफ़ी खर्चा होता था, उनका टाइम भी जाता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सजेशन दिया, वन नेशन वन एग्जाम। पूरे देश के मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स को फिल करने के लिए एक ही एग्जाम हो, नीट। बोला गया था कि नीट कंडक्ट होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्टूडेंट्स को कम से कम दिक्कत होगी। तो नीट का एग्जाम के लिए फिर एक अलग से टेस्टिंग एजेंसी भी बनाई गई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये रजिस्टर्ड है इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये याद रखना। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं, ये एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है और पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई है। अब देखो 3 मई 2026 को क्या हुआ, नीट का एग्जाम हुआ, 22 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम लिया। लेकिन एक गैस पेपर जो था, गैस पेपर जो कोचिंग सेंटर्स देते हैं एक्चुअल एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए, उस गैस पेपर में ना जो क्वेश्चंस थे वो नीट के एक्चुअल पेपर के क्वेश्चंस से मैच हो गए। समझ गए? एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से मैच हो गए। तो जाहिर तौर पे कुछ खबरें तो ये कह रही हैं कि 1 महीने पहले से ये गैस पेपर घूम रहा था। कितनी शर्म की बात है। देखो सोचने की बात ये है, आपने भी देखा होगा कि यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना बच्चे, या नीट का कोई भी एग्जाम देते हैं, कई बार ना 1 मिनट भी बच्चा लेट पहुंचता है ना तो उसको भगा दिया जाता है कि आपकी गलती है, आप टाइम पे नहीं आए, अब आप ही भुगतो। बच्चे भुगतते हैं। अब देखो एनटीए की गलती है, उनकी वजह से 22 लाख बच्चों को कितनी परेशानी हुई। कुछ बच्चे रेंट पे रूम लेके रह रहे थे, उनको एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा। बहुत से परिवारों ने ना अपने कार्यक्रम डिले कर दिए, भाई की शादी है, कोई कार्यक्रम में जाना है कि नहीं यार नीट का एग्जाम हो जाए, बच्चे तैयारी कर रहा है उसके बाद जाएंगे, उनका सारा प्रोग्राम उनका चेंज हो गया। बहुत से माँ बाप ने जमीन बेची, गहने बेचे अपनी बच्ची की तैयारी करवाने के लिए। लेकिन सब मतलब ठीक है, पेपर दोबारा हो जाएगा, लेकिन भाई बच्चों को जो परेशानी हुई उसके लिए भी बच्चे भुगते हैं।
ये गलती तो एनटीए की है ना, सीधी सी बात है। जब बच्चा 1 मिनट लेट हो जाता है तो आप बोलते हो बच्चे की गलती है। आतंकवादी की जैसे चेकिंग करते हैं वैसे कई बार चेकिंग होती है, लेकिन यहां पे तो आपकी गलती है, उसके लिए बच्चे क्यों भुगते हैं भाई, आप बताओ। और देखो एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जब 2024 में लीक की खबरें आई थी ना, तो इसरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में ना एक कमेटी गठित की गई थी। उन्होंने ना बहुत सारे रिफॉर्म दिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को ना, उनको साथ में लेने की आवश्यकता है इस बड़े एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। एक राय यह भी दी गई थी कि कंप्यूटर पे पेपर आए और बच्चे फिजिकली ओएमआर सीट फिल करें, मतलब हाइब्रिड। बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस थी कहीं तो। एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि यूपीएससी की तरह प्री मेंस ये सब भी होना चाहिए, ताकि एक लीक से कोई खास असर ही ना पड़े। लेकिन भाई धूल झांक रही है वो फाइल, कोई रिपोर्ट नहीं मानी गई। हमारे देश में क्या होता है, कोई जब कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई कांड हो जाता है ना, सरकार बस ध्यान भटकाने के लिए ना कमेटी गठित कर देती है, फिर उस कमेटी की रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं होता। सोच के देखो 2 साल में फिर से नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, और एक चीज देखो, चलता है एटीट्यूड इतना ज्यादा हो गया ना हमारे देश में, ये बड़ी बड़ी बातें होती है ना, कोई रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है पेपर कैंसिल हुआ नीट का, लेकिन कौन दोषी है भाई, मतलब अंदर का काम है ना, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई सरकारी ऑफिशियल कुछ तो, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ हमारी तरफ से लैग था, इस वजह से ये पेपर लीक हुआ, हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन नहीं, मतलब बस हाँ दोबारा करवा देंगे एग्जाम। भाई जिसकी गलती है सरकार बताए तो सही कि सिस्टम में इसकी गलती है। बाहर से लोगों को पकड़ रहे हैं, और किन लोगों को पकड़ रहे हैं जानते हो? मान लो किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, उसके पास पेपर आया और उसने फॉरवर्ड कर दिया, तो जिन्होंने फॉरवर्ड किया ना सिर्फ उनको पकड़ रहे हैं, जिनकी वजह से लीक हुआ, जिन्होंने लीक किया उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। तो भाई आप एक बात बताऊं, जब देखो आप एक्चुअल में लोगों को पकड़ ही नहीं रहे हो, डर ही पैदा नहीं हो रहा है लोगों में, तो फिर बार बार ये लीक तो होते ही हैं। जॉब तो देश में लिमिटेड है, ज्यादा जॉब्स है नहीं, इस वजह से इतनी ज्यादा वैल्यू हो गई है एग्जाम क्लियर करने की कि बस। और देखो एक चीज कड़वी सच्चाई बोलूंगा, सरकार तो रिस्पॉन्सिबल है ही कि वो इतना पेपर भी नहीं कंडक्ट करवा पा रही है, जबकि देखो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, देश को वहां पे ले जाना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं यार, देश की जनता भी कम नहीं है, मतलब कि इतना ज्यादा लोगों में लालच है हर चीज को लेके। मतलब एक जो कहावत है ना कि एवरी पर्सन इज करप्ट गिवन ए चांस, अगर मौका मिले तो हर कोई करप्शन करेगा, ये वो वाली बात है। भाई हमें ना हमारे समाज का भी माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। ये जो नेता लोग हैं ना, ये कहां से निकलते हैं? समाज से निकलते हैं। पॉलिटिक्स इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में इतना ज्यादा करप्शन है, हर कोई करप्शन करना चाहता है, तो फिर सोसाइटी में से कुछ लोग जाके नेता बनते हैं, वो वहां पे जाके साधु तो बन नहीं जाएंगे, वहां पे भी जाके वो यही करेंगे। जिस समाज से वो निकले हैं उस चीज की वैल्यू है, उस चीज को मान्यता प्राप्त है, तो वो पॉलिटिक्स में जाके ऐसा तो है नहीं हाँ तुमने मेरी आंखें खोल दी अब मैं सब कुछ मैंने छोड़ दिया, नहीं। समझ रहे हो? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एज ए सोसाइटी हमको ना हमारी वैल्यूज पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सही बता रहा हूं मैं, वैल्यूज बहुत खराब है। और ऐसा नहीं है कि सदियों से खराब है भाई, कि चेंज ही नहीं की जा सकती, वैल्यूज चेंज की जा सकती हैं, ये आप मान के चलो। अगर शुरू से ही ध्यान दिया जाए, किताबों में कोई चीज बिठा दी जाए, तो धीरे धीरे करके वैल्यूज चेंज की जा सकती हैं, अगर पॉलिटिकल विल हो तो। समाज में अपने आप वैल्यूज चेंज नहीं होती, करना पड़ता है, लीडर्स इस पे ध्यान दे तो वैल्यूज समाज की चेंज की जा सकती है। आप बताओ आपकी क्या राय है, क्या हम वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते समाज की? कर सकते हैं भाई, लेकिन ध्यान ही नहीं है किसी का, चिंता होती है कई बार तो। चलो, फिर राइटर बोलते हैं देखो ये स्कैम आते रहते हैं। नीट को लेके 2019 में मुन्ना भाई टाइप कंट्रोवर्सी हुई थी, कोई किसी दूसरी जगह पे एग्जाम देने गया था। 2022 में बहुत जबरदस्त ढंग से चेकिंग हुई थी, पूरा जैसे एयरपोर्ट पे फ्रिस्किंग होती है ना वैसे हुई थी, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी। 2024 में पेपर लीक ग्रेस मार्क्स की कंट्रोवर्सी हुई, एनटीए ने बिना पूछे बिना बताए बिना ट्रांसपेरेंसी शो किए ग्रेस मार्क्स दे दिए बहुत लोगों को, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और अब एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। तो मध्य प्रदेश में एक व्यापम स्कैम हुआ था, उसी रास्ते पे अब नीट चल रहा है। तो ये देखो
ये ना के राधाकृष्णन कमेटी, जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे ना, उन्होंने ये रिकमेंडेशन शो की थी, दी थी कि एनटीओ को ना रिस्ट्रक्चर कर दो, उनको पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर कर दो, अभी एनटीए की बॉडी बहुत वीक है। दूसरा, एनटीओ को ना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ में स्ट्रॉन्ग टाइज रखने चाहिए पेपर कंडक्ट करवाने के लिए। मल्टी स्टेज टेस्टिंग हो यूपीएससी की तरह, प्री मेंस हाइब्रिड होना चाहिए कि कंप्यूटर में पेपर दिखे और गोले भर रहे हैं ओएमआर सीट पे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, समझ गए। तो ये देखो, नीट से संबंधित कंट्रोवर्सी आप देख ही रहे हो, आपको भी दुख हुआ ही होगा। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, आज का तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।